हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। पॉलिटी की जो हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सिर्फ ये तीनों। ये आ सकता है क्वेश्चन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब किसको बोलते हैं, और आगे नीचे ऑप्शन दे देंगे, स्पीकर दे देंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे सकते हैं, तो वो हमें लगेगा कि ट्रू है। लेकिन ये तीन ही, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट करते हैं। और इसको हम ना वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का या फिर लोकसभा का या राज्यसभा का एज सच पार्ट नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लेकिन ना ही तो वो पार्लियामेंट के जो सीटिंग्स होती हैं उसमें बैठता है, ना ही वो सेशन अटेंड करता है, लेकिन ही इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है इसको, लेकिन वो पार्लियामेंट के इंटेग्रल पार्ट है। भले वो लोकसभा एंड राज्यसभा का दोनों का ही सीटिंग में नहीं बैठ सकता है, दोनों का भी हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला तो कैबिनेट प्रोवाइड करता है, कंट्रोल होता है कैबिनेट के ऊपर, क्रिटिसिज्म होता है इंडिविजुअल का, मिनिस्टर्स का काम क्या हो रहा है उसके बारे में देखता है, ठीक है। फिर लॉ मेकिंग सबसे बड़ा जो काम है यही होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल रखना है। फिर बिल को पास करना है, पहले लोकसभा करती है, राज्यसभा, या फिर अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया तो पहले राज्यसभा करेगी, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो न्यू लॉज बनाने, बिल पास करने, प्रेसिडेंट की असेंट लेना, ये सब उसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा एंड लोकसभा, ये पढ़ते हैं। राज्यसभा में 250 जो टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं? साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। जैसे रेखा जी हैं, सचिन तेंदुलकर है, ये भी इलेक्ट हुए हैं, तो ये भी इन्हीं बेसिस पे हुए हैं। आप इन 4 बेसिस के ऊपर किसी भी बंदे ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है, कंट्री को का प्राउड, कंट्री के लिए वो प्राउड है, तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो उस बेसिस पे कोई भी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। उसके बाद है कि राज्यसभा का अगर आपको मेंबर होना चाहिए तो इसके लिए एज जो है ना वो 30 ईयर्स है, ये ध्यान में रखना है। 25 ईयर जो एज होती है वो होती है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा। पहले ना हम ये देखते हैं कि राज्यसभा में एट प्रेजेंट कितने हमारे मेंबर्स हैं। राज्यसभा में एट प्रेजेंट 232 मेंबर्स हैं, ठीक है। 13 वैकेंसीज हैं, इसमें से 216 जो हैं वो स्टेट्स में से हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज में से हैं, और 12 उन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं। ये प्रेजेंट का स्ट्रेंथ बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा के ना कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन लूसेंट में थोड़े आगे जाके अलग से दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसी के साथ में आपको मेंशन कर देती हूँ। जैसे पहला तो ये है कि जो हम देख रहे हैं कि जो 4 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं। वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? वो हैं दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। बाकी यूनियन टेरिटरी से कोई भी राज्यसभा में मेंबर नहीं आता, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इनके लिए इलेक्टेड कॉलेज को, तो उसके बेसिस के ऊपर ये इलेक्ट होके आते हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी से कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता राज्यसभा में। उसका मेन कारण ये है कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है। उनकी जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, उसके बाद दमन एंड दीव हो गया, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से यहाँ से कोई मेंबर नहीं लिया जाता है। और दूसरा ये है कि जो राज्यसभा है ना, ये परमानेंट बॉडी है, ये बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परमानेंट बॉडी है। इसको कंटिन्यूइंग चैम्बर भी बोलते हैं, कंटिन्यूइंग चैम्बर। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता।
राज्यसभा को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे स्ट्रेंथ आई मीन की जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है ना, नॉर्मली तो जैसे लोकसभा में टर्म कितना होता है 5 साल का, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ में राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 6 साल का होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि इनको 6 साल के लिए इलेक्ट करना है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो स्ट्रेंथ है इसका वो 6 साल रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके जो 1/3 मेंबर है ना, वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 जो मेंबर हैं हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। जब हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर जो तीसरा साल है उसके स्टार्टिंग में दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन में फिर जो वैकेंसीज हो गई हैं उनको फिल किया जाता है। और जो मेंबर्स पहले मान लो अभी जो रिटायर हुए हैं मेंबर्स, उन्हीं को भी दोबारा से अपॉइंट भी किया जा सकता है। जो मेंबर्स मतलब कि बन गए हैं ना एक बार, उनको बार बार भी राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। मतलब कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो पहले बन गए वो फिर से भी आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी हम राज्यसभा देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो 552 होती हैं, और उनमें से जो 530 हैं, 530 जो हैं वो स्टेट में से रिप्रेजेंट होके आते हैं। जो 20 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और जो 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, और उनको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। एट प्रेजेंट जो इसकी स्ट्रेंथ है वो आप ध्यान में रखना, वो 543 है। बाकी अभी वैकेंसीज हैं वो नीचे दे रखा है, 543 एट प्रेजेंट है। और ये सब डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो वो वोट डालता है, उसके बेसिस पे ये इलेक्ट होते हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन है किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट ये है कि जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट जब भी चाहे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। डज नॉट मैटर कि उसके 5 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए, अभी उसको इलेक्ट हुए 1 ही साल हुआ है या 2 साल हुआ है। एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इसको जैसे अभी इमरजेंसी लगी है तो इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसका जो टर्म है वो 1 साल के लिए, एक ही टाइम में 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गया उस टाइम पे इसका जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होगा। मान लो अभी लगा हुआ है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी लगा हुआ था लेकिन इलेक्शन भी होने हैं। अब इमरजेंसी उसके बाद में हटा दिया गवर्नमेंट ने कि इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट हो गया। अब इलेक्शन जो होने हैं, ऐसा नहीं कि अब की गवर्नमेंट अब भी 1 साल बाद इलेक्शन करवाएगी। अब अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है, आज इमरजेंसी खत्म हो जाती है और हमारे इलेक्शन पेंडिंग हैं पार्लियामेंट के, तो फिर आज से 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा से करवाने होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने देख लिया है कि एक बार में 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ द इमरजेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसका जो सेशन है, जैसे साल में एटलीस्ट 2 सेशन होने इसके जरूरी हैं, और इसका पहला सेशन जो है उसके बाद में जैसे एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो गैप है वो 180 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा था, उसके बाद किसी स्टेट एग्जाम में भी आ चुका है, किसी स्टेट वालों ने ये पूछ दिया है कि ये कंपलसरी है और ये मेंशन है। जी हाँ, बिल्कुल, ये ध्यान में रखना है कि मोर देन 6 मंथ 2 सेशन के बीच में गैप नहीं हो सकता। और ये बाय कन्वेंशन है, ये 6 मंथ का जो गैप ये बाय कन्वेंशन है। मतलब इसका क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन ये पार्लियामेंट ने ये माना है कि 180 डेज से ज्यादा 2 सेशन के बीच में गैप नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट है जो सेशन पीरियड होता है, जैसे फर्स्ट जो मीटिंग हुई उसके बाद में जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई, उसको हमने फर्स्ट मीटिंग एंड लास्ट मीटिंग के
जब एंड वाला मीटिंग होता है ना सेशन का, उसके बाद में प्रोरोगेशन कर दिया जाता है। आगे जाके हम समझेंगे प्रोरोगेशन क्या होता है। जो पहली मीटिंग से और उसकी जो आखिरी मीटिंग होती है उसके बीच में जो पूरा चलता है, एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, ऐसे करके मान लो वो 2 महीने के लिए मिले, तो इसको पूरे को हम सेशन बोलते हैं। यहाँ पे सेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि जब प्रोरोगेशन हो जाता है, प्रोरोगेशन कब होता है ना, एक्चुअली वैसे तो आगे आएगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जब लास्ट सेशन होता है, मतलब कि लास्ट डे ऑफ द असेंबली होता है, तो उस दिन क्या होता है कि अब नेक्स्ट जो है दोबारा कल को तो नहीं मिलने वाले हैं, आज हमारा लास्ट है, अब सेशन आज का यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाद मान लो कि विंटर सेशन जो है तब हम मिलेंगे, विंटर सेशन में स्टार्ट होगा दोबारा से जो पार्लियामेंट का सेशन है। तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, इस टाइम पे इसको बोलते हैं कि प्रोरोगेशन हो गया है। मतलब अब कल नहीं मिलेंगे, अब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद या फिर एक नेक्स्ट सेशन में ही मिलेंगे। तो इस टाइम में जो लास्ट सेशन होता है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरोगेशन कर देता है, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। बाकी इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बिल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, नोटिस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो मैं आगे भी आपको बताती हूँ। प्रोरोगेशन पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रीअसेंबली ऑफ द न्यू सेशन को हम रिसेस बोलते हैं। लास्ट सेशन में प्रोरोगेशन हो गया, फिर उसके बाद जब नया सेशन मिलेगा इसके बीच में ये जो गैप हो गया इसको हम बोलते हैं रिसेस। उसके बाद में जो डेली सीटिंग्स होती हैं उसके बीच में मान लो अभी सुबह का सेशन हुआ, मॉर्निंग हो गया, उसके बाद में लंच टाइम हो गया, ठीक है, मॉर्निंग सेशन हुआ, लंच टाइम हो गया, अभी फिर से 2 घंटे के लिए सेशन को इवनिंग सेशन लेना है। तो भी जैसे मॉर्निंग सेशन हो जाता है उसके बाद में भी तो मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है लोकसभा में एंड चेयरमैन होता है राज्यसभा में, ये एडजॉर्न कर देते हैं, इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट्स। तो ये बोलते हैं कि अभी के लिए एडजॉर्न हो गया है, मतलब अभी के लिए ये वाला जो टाइम है यहीं पे हम खत्म करते हैं, अभी हम लंच टाइम के बाद मिलेंगे। इसी तरीके से जब पूरे दिन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इस टाइम पे जब नेक्स्ट डे मिलना होता है तब भी इस टाइम पे एडजॉर्न कर दिया जाता है। मतलब कि एक तरह से फॉर्मली सेशन को खत्म करना या फिर अभी के लिए ब्रेक लेना है, जैसे जितना पीरियड हुआ उसमें एक बीच में अगर ब्रेक आ गया तो वही उस सेशन को खत्म करना है, इसके लिए भी एक फॉर्मल प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो क्या है, इसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मली इस वर्ड के साथ में खत्म किया जाता है। तो जज बोल देता है कि जज भी बोलते हैं लेकिन मेनली ये कोर्ट में ज्यादा यूज होता है, लेकिन पार्लियामेंट में भी स्पीकर बोलता है कि अभी ये एडजॉर्न हो गया है। तो इसी तरीके से चेयरमैन बोलता है। ये याद रखना है कि एडजॉर्नमेंट कंफ्यूज पता है कैसे किया जाएगा कि एडजॉर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, नहीं, वो मैंने आपको बताया प्रोरोगेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये एडजॉर्नमेंट जो है वो स्पीकर ही करता है इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन करता है इन केस ऑफ राज्यसभा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सीटिंग जो है 3 तरीके से टर्मिनेट की जाती है, वो मैंने आपको बताया। जैसे पहला है डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। डिसॉल्व कौन करता है, अभी हमने पढ़ा था, इसको कौन करता है डिसॉल्व, लोकसभा को प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है। और फिर टर्मिनेशन का दूसरा है प्रोरोगेशन, वो मैंने बताया जब पूरी एक सेशन की सीटिंग खत्म होनी है तो लास्ट डे बोल दिया जाता है कि अब प्रोरोगेशन हो गया है। प्रोरोगेशन जो करता है वो भी वाया प्रेसिडेंट ही किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एडजॉर्न। एडजॉर्नमेंट जो होता है वो मैंने अभी भी डिस्कस हमने किया, वो स्पीकर के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा एक उस दिन की प्रक्रिया को खत्म करने को बोलते हैं, जब एक दिन का टर्मिनेशन हो जाता है। ये सब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए, कौन किसको करता है, आप एक बार पढ़ लेना। जब डिसोल्यूशन हो जाता है ना, डिसॉल्व, जब प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा से फिर फ्रेश इलेक्शन होते हैं, दोबारा से जो लोकसभा है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दोबारा से मेंबर जो हैं एमपीज हैं चुन के आते हैं। लेकिन जो प्रोरोगेशन है वो सिर्फ एक सेशन को टर्मिनेट करता है कि हम अभी अगले साल के या फिर विंटर सेशन में मिलेंगे। इस तरीके से एडजॉर्नमेंट जो है वो एंड ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरली ऐसा होता है कि वो भी पोस्टपोन कर दी है हमने मीटिंग, लंच टाइम की जो है, मॉर्निंग की जो है वो लंच टाइम के बाद कर दी है, वो एक तरह से पोस्टपोन करना और फिर एक दिन की नेक्स्ट डे में हो जाना, उस चीज को बोलते हैं, हमने देख लिया है। ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, दिन के लिए भी हो सकता है, वीक्स के लिए भी हो सकता है। We already discussed this. On dissolution of Lok Sabha, all matters pending in the House lapse. देखो जब डिसॉल्व हो जाता है ना, तब तो ऑब्वियस है कि जितने भी मैटर्स पड़े हैं लोकसभा के सामने या फिर लोकसभा ने कोई बिल इनिशिएट किए हैं,
अब जब लोकसभा ही भंग हो गई है, यही डिसॉल्व हो गई है, तो वो बिल और जितने भी मैटर्स उनके सामने पड़े हैं, नोटिस पड़े हैं, वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, जब फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि कोई बिल स्टार्ट हुआ है राज्यसभा में स्टार्ट हुआ, राज्यसभा ने पास किया, लेकिन बिल अभी गया ही नहीं लोकसभा में तो बिल गया ही नहीं था, राज्यसभा में ही अभी था, या फिर उन्होंने ही पास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी लोकसभा ने कुछ किया नहीं इसके ऊपर, तो ये जो बिल होके ये लैप्स नहीं होंगे। भले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए लेकिन ये लैप्स नहीं होंगे। फिर जब नया लोकसभा आएगा, इसी बिल को राज्यसभा वाले जो पास करके फिर नए लोकसभा के पास भेज देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यूपीएससी 2016 में ये एज इट इज स्टेटमेंट आई थी और ये रिपीट हुआ था। इसमें पेंडिंग, पास, नॉट पास, राज्यसभा से इनिशिएटिव, ऐसे करके ना ये 2-3 वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। एंड ये अभी इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना बिल कहाँ से इनिशिएट हुआ, कहाँ गया, ये होगा लैप्स या नहीं होगा, तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर देखो ज्वाइंट सीटिंग जो है उसके ऊपर भी डिसोल्यूशन का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि प्रेसिडेंट ना उससे पहले से, मतलब उनकी इंटेंशन थी कि ज्वाइंट सीटिंग करवानी है, मतलब ज्वाइंट सीटिंग के लिए ऑलरेडी पहले से बात हो गई है कि ज्वाइंट सीटिंग होनी है। दोनों जो लोकसभा राज्यसभा है उनकी सहमति नहीं हुई है किसी बिल के ऊपर, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बिल है, तो इस केस में ज्वाइंट सीटिंग भी होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है कि जो पेंडिंग बिजनेसेस, जो अजॉर्नमेंट होता है उसके उस केसेस में ना कोई भी, चाहे वो पेंडिंग नोटिस है, चाहे वो कोई भी पेंडिंग बिल है, कुछ भी है, क्योंकि वो तो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए ही होता है, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपको बस खाली ये याद रखना है, अजॉर्नमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, प्रोरोगेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके बाद डिसोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। प्रोरोगेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं वो यहाँ पे दिया नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, जो प्रोरोगेशन का होता है ना, प्रोरोगेशन के चक्कर में ये हो जाता है कि अगर तो कोई बिल पेंडिंग है उसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो तो एज इट इज। प्रोरोगेशन का मतलब एक सेशन अभी हुआ, जैसे समर का चल रहा है, ठीक है, समर का हुआ, उसके बाद में विंटर का आएगा मान लो, तो यही जो बिल है अगर यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है बिल फर्स्ट वाले सेशन का, यही विंटर सेशन में एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे, यहीं से फिर से इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे और ये पास भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रोरोगेशन में के बाद कोई इंपॉर्टेंट नोटिस पड़ा है, मतलब कि कोई ऐसा नोटिस कि हाँ हमने बिल लेके आना था, अभी उससे पहले कुछ जैसे नोटिस दिए जाते हैं, या कोई और रिलेटेड मैटर्स जो पड़े हैं बिल के अलावा, वो सारे लैप्स हो जाएंगे। वो आपको फिर से दोबारा इनिशिएट करने पड़ेंगे नए सेशन में, विंटर सेशन में जाके फिर से आपको दोबारा से वो नोटिस देने पड़ेंगे। लेकिन प्रोरोगेशन का बिल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में है क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसकी एज जो है 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा, एंड 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा। ये हमने सारी चीजों को देख ही लिया है। और ये भी है कि एक टाइम पे ना बंदा एक ही हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का है तो फिर वो राज्यसभा का नहीं बन सकता, कॉमन सेंस है। अगर वो राज्यसभा का है फिर वो लोकसभा का भी नहीं बन सकता। एक टाइम पे एक की ही उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। और मान लो कि जो लोकसभा के अभी मेंबर है, जैसे अभी पंजाब में भगवंत मान जी थे, ठीक है, वो पहले लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर वो पंजाब में भी जीत गए, अब वो सीएम बन गए हैं, तो मतलब वो एमएलए भी बन गए, इससे पहले वो एमपी भी थे। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। विद इन 10 डेज उनको एक जगह पे रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली उनकी एक सीट वेकेंट मान ली जाती है। तो ऐसा अभी जैसे एमएलए हुए तो उन्होंने फिर एमपी की सीट से रिजाइन कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एमपी भी हो और आप साथ में एमएलए भी हो, दोनों नहीं हो सकता है। ये जो मैंने आपको बताया ना लोकसभा और राज्यसभा का कि एक सीट से रिजाइन करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से गलती से 10 दिन बोल दिया था। ये एक्चुअली ना 14 डेज का टाइम होता है यहाँ पे। ज्यादातर पॉलिटी में चीजें ना 14 दिन के हिसाब से चलती हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर रेजोल्यूशन पास करना है प्रेसिडेंट के लिए भी, उसकी इम्पीचमेंट के लिए, तब भी 14 डेज का नोटिस होना चाहिए, एंड स्पीकर के लिए भी 14 डेज का नोटिस है, वो भी हम अब आगे कवर कर लेंगे। तो मान लो कोई बंदा ना एमएलए बन गया है, ठीक है, एमएलए इलेक्ट हो गया है अपनी जगह से, या फिर एमपी बन गया है, वो ऑलरेडी एमएलए था,
तो अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर अपनी एमएलए की कुर्सी को नहीं छोड़ता है तो उसकी जो एमपी की सीट है जिसपे वो न्यूली इलेक्ट हुआ था वो ऑलरेडी वेकेंट मान ली जाती है कि भाई तू पहले से एमएलए था, मतलब जहां पे वो ऑलरेडी है ना, पहले से है, वही सीट उसकी होती है और नई जगह वाली जो होती है वो फिर वेकेंट मान ली जाती है कि अब तेको ये नई वाली नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड, और वो उसकी कौन कौन से ग्राउंड है, मतलब कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस किस किस बेसिस पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला तो ये है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उसको, और वो एक साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो उस बेसिस पे भी उसको किया जा सकता है। उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर वो नहीं है या कोई और फॉरेन की सिटीजन उसने एक्वायर कर रखी है तो उस बेसिस पे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर कोई भी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट है उसके अंडर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है ऑलरेडी, वो पूरा नहीं बैठ रहा है उस पर, तब भी उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, क्योंकि उनका डिसीजन तो फाइनल होता है, उसके रिगार्डिंग उस केस में भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर वो 60 दिन के लिए फॉर 60 डेज वो एक सेशन में अपना अटेंडेंस दे ही ना, मतलब पूरे 60 दिन के लिए वो लगातार गायब रहे और बताए भी ना कि वो कहाँ पे है, फॉरेन गया है तो किस काम से गया है बता के भी नहीं गया, तो इस केस में भी अगर वो 60 डेज एब्सेंट रहता है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।